Hello everyone, I'm architect Nayandeep, and today our main focus will be maths, environment, history, physics, and how they all come together in architecture. So if we save environment of one region, we are saving environment of entire world. इससे तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर हम किसी एक जगह पे इन्वायरमेंट को सेव करते हैं तो उसका फायदा हमारे नेशन को होता है, हमारे नेशन को फायदा होता है, पूरे वर्ल्ड को फायदा होता है। ऐसा नहीं है, इनकी बॉर्डर से इन्वायरमेंट डिवाइडेड है। इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है कि इंसानों ने कितनी भी बॉर्डर लगा दिए हैं, स्टेट्स डिवाइड कर दिए हैं, कंट्रीज डिवाइड कर दिए, कॉन्टिनेंट्स डिवाइड कर दिए, फिर भी अगर किसी भी जगह इन्वायरमेंट को लेके बचाने की कोशिश की जा रही है किसी भी ढंग से, किसी भी पीसफुल ढंग से, तो हमें उसका साथ देना ही चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बगल वाले देश में या बगल वाले स्टेट में इन्वायरमेंट को बचाया जा रहा है तो वो सिर्फ उनका ही फायदा होगा, ऐसा नहीं है। वो ऑब्वियसली हमें फायदा होगा, हमारे नेशन को फायदा होगा, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा। अगर अमेजोन अमेजोन की वजह से हमें भी फायदा होता है तो हमारे यहाँ का पर्यावरण बचता है तो उन्हें भी फायदा होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी चीज है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में करो लेकिन फायदा पूरी दुनिया को उससे पहुंचती है। इस एनवायरनमेंट के मूवमेंट में आर्किटेक्ट्स का बहुत बड़ा पार्ट है। इनफैक्ट आर्किटेक्ट्स की ये प्रायोरिटी है कि वो जो भी बिल्डिंग बनाए, जिस भी एरिया में बिल्डिंग बनाए, बहुत तरह के आर्किटेक्ट्स होते हैं, कुछ रेजिडेंशियल होते हैं, कुछ कमर्शियल होते हैं, तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बनाए और इसके लिए वो मटेरियल सजेस्ट करे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। जब आर्किटेक्ट मटेरियल सजेस्ट करते हैं तो उस पे काम होता है लैब में, कि देखा जाता है वो कितना लोड ले सकता है, नहीं ले सकता है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ आर्किटेक्ट्स कंट्रीब्यूट इन सेविंग एनवायरमेंट। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आर्किटेक्ट्स होते हैं जो अपने अपने तरीके से एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। देख लेते हैं कितने तरीके के आर्किटेक्ट्स होते हैं। पहले रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट्स वो आर्किटेक्ट्स होते हैं जो आपका घर बनाते हैं। लुक, हर आर्किटेक्ट हर काम नहीं करता। हाँ, कुछ आर्किटेक्ट हर काम करते हैं, पर कुछ आर्किटेक्ट स्पेशलाइज करते हैं किसी किसी चीज में। ओके, तो रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट्स जो आपकी कॉलोनीज बनती हैं, इंडिविजुअल हाउसेस बनते हैं, बंगलोज बनते हैं, वो रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट्स का काम है। कमर्शियल आर्किटेक्ट्स वो हो गए जो आपके ऑफिसेज बनते हैं, रेस्टोरेंट्स बनते हैं, मॉल्स बनते हैं। ओके, एनीथिंग दैट इज अ पब्लिक प्लेस, ओके, दैट इज कमर्शियल आर्किटेक्ट का वो काम है। लैंडस्केप आर्किटेक्ट रेजिडेंशियल में भी काम करते हैं, कमर्शियल में भी काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में भी करते हैं। लैंडस्केप आर्किटेक्ट की जरूरत हर जगह है क्योंकि ये लैंडस्केप आर्किटेक्ट सस्टेनेबिलिटी का भी बहुत बड़ा पार्ट है, अर्बन प्लानिंग का भी बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स आउटडोर एरियाज डिजाइन करते हैं कि आपका कितनी ग्रीनरी जाएगी, कितना पाथवे जाएगा। ओके, एंड कैसे एक एरिया को हार्मनी में लाना है एनवायरनमेंट के साथ, आपको ऐसा फील ना हो कि आप नेचर से अलग जी रहे हैं। नेचर और आपके घर का जो एज है उसको कैसे एक साथ मिलाना है, हार्मनी में और यूनिटी में लाना है, ये लैंडस्केप आर्किटेक्ट का काम है। गार्डन्स स्पेशली लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स ही बनाते हैं, बोटेनिकल गार्डन लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स करते हैं। इंटीरियर डिजाइन आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइन का अलग से भी कोर्स होता है एंड बहुत सारे, बहुत ज्यादा आर्किटेक्ट्स इंटीरियर डिजाइनिंग भी करते हैं बिल्डिंग्स के साथ साथ। तो इंटीरियर डिजाइनिंग वो होती है जो आपकी बिल्डिंग के अंदर होती है। जो आर्किटेक्ट करते हैं वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया, स्पेसेस डिफाइन हो गई, किचन कहाँ होगा, रूम कहाँ होगा, ये आर्किटेक्ट का काम है। लेकिन किचन कैसा दिखेगा, कितना एडवांस होगा, रूम कैसा दिखेगा, उसमें लाइटिंग कैसी होगी, ओके, जो आपको विजुअली चीजें दिख रही है, वो इंटीरियर डिजाइनर का काम है। ग्रीन आर्किटेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। ग्रीन आर्किटेक्ट हर जगह अप्लाई होता है क्योंकि ये एक वर्ड है जो ये नहीं कह रहा कि आप एक पर्टिकुलर टाइप की बिल्डिंग बनाएंगे, ये कह रहा है कि आप जो बिल्डिंग बनाएंगे वो एक पर्टिकुलर टाइप की होगी, और वो पर्टिकुलर टाइप है सस्टेनेबिलिटी, जो कि अभी की डिमांड है, बी इट फ्रॉम पीपल और बी इट फ्रॉम गवर्नमेंट।
So many say pioneer of green design was the irascible Frank Lloyd Wright, whose innovative organic architecture philosophy focused on creating structures that appeared to be part of their surroundings. इनको फादर ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है और ग्रीन आर्किटेक्ट का भी पायनियर कहा जाता है. ओके, इन्होंने आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा था, इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की थी क्योंकि उस समय आर्किटेक्चर का कोर्स मिल नहीं रहा था. ठीक है, तो इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है जो आपको अभी दिख रही है. इसमें क्या आप देख रहे हैं कि 1 सेकेंड, कि ये जो वाटरफॉल है, कोई भी आर्किटेक्ट कैसे सोचता, वो सोचता कि जो हाउस है उसको वाटरफॉल से कुछ ज्यादा दूर बनाते स्ट्रक्चर्स की वजह से या किसी और भी तरीके की रीजन की वजह से. बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाटरफॉल के ऊपर ही स्ट्रक्चर बना दिया. ठीक है, तो दिस वाज वेरी शॉकिंग. सब ये कुछ अलग था. पूरी दुनिया की ये फेवरेट बिल्डिंग बन गई उस टाइम, क्योंकि ये बहुत ही अलग चीज थी एंड बहुत ही कुछ ऐसी चीज थी जो हर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है. लाइक आई टोल्ड यू, आर्किटेक्चर इज एन एक्सपीरियंस. सो ऐसे घर में रहना जहाँ वाटरफॉल उसके नीचे से जा रहा है, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. अब तो ये एक म्यूजियम है. इसी घर का ये बैक एरिया है जहाँ आप देख रहे हैं स्टेयर्स नीचे आ रही है एंड हाउ यू कैन एंजॉय दिस वाटर. आपको यहाँ रहते हुए लग नहीं रहा है कि आप एनवायरनमेंट से अलग हैं, आप उसका पार्ट ही हैं. और इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज किया है, मतलब इन्होंने ना घर को हाईलाइट नहीं किया है, इन्होंने नेचर को पावर दिया है. आप यहाँ जाएंगे तो आप घर नहीं एंजॉय करेंगे, आप नेचर एंजॉय करेंगे. एक सेफ एनवायरनमेंट में रह के, एक घर में रह के आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, आपको लगेगा आप खुले नेचर में जी रहे हो. तो वो जो मेम्ब्रेन होता है ना बिटवीन नेचर एंड कॉन्क्रीट, वो इन्होंने डिलीट करने की कोशिश की है. ओके, so the government's getting in on it too, with building codes regarding energy efficiency and carbon footprints becoming increasingly stringent. This means everyone involved in construction has to be a little more creative, little more thoughtful, a little more nimbler, especially the architects and the designers who kickstart the process. Now you're understanding कि green architect, coming to urban design architect. So urban design का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग्स पे ध्यान देना. अर्बन डिजाइन का मतलब है एक अर्बन एरिया को आपको बैलेंस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इन अर्बन डिजाइन, एंड यूनिटी आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट हार्मनी. बट बैलेंस ये करना है कि जितने लोग रह रहे हैं, जितनी डेंसिटी है, ओके, उनके लिए ऑक्सीजन भी उतनी ही प्योर अवेलेबल हो पाए. तो वो डिसाइड करते हैं कि कितना एरिया आपका बिल्डिंग बनेगा, कितना एरिया आपका फॉरेस्ट रहेगा. ठीक है, तो ये बैलेंस मेंटेन किया जाता है. कितना एरिया आपका रेजिडेंशियल में जाएगा, कितना एरिया कमर्शियल में जाएगा, रोड कहाँ से पास होगी, ये सारे अर्बन प्लानिंग का पार्ट है. इंडस्ट्रियल आर्किटेक्ट वो होते हैं, ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी तो कोई बनाता है. तो इंडस्ट्रियल आर्किटेक्ट का मेन काम होता है कि वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज बनाए, क्योंकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर इंडस्ट्रीज बनेगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट इंडस्ट्री बनेगी, उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा. अर्बन आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, बहुत लोगों को पता होगा बट आज स्पेशली इसके बारे में बात करेंगे. अर्बन आर्किटेक्चर आप ग्रीन आर्किटेक्चर का एक ब्रांच समझ सकते हैं. अर्बन आर्किटेक्चर क्या होता है? अर्बन आर्किटेक्चर वो होता है जिसमें अर्थ का मटेरियल यूज होता है कंस्ट्रक्शन में. तो आप कहेंगे सारे ही मटेरियल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो अर्थ से ही आते हैं, बीट स्टोन, बीट सीमेंट, कुछ भी. तो ये वही बात हो गई ना कि जितने भी फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आते आते तो प्लांट से ही हैं. बात प्रोसेसिंग की है. ओके, कि कितना ज्यादा आप रॉ वे में चीजें यूज कर रहे हैं. आप जितना ज्यादा रॉ वे में चीजें यूज करेंगे उतना ही ज्यादा बायोडिग्रेडेबल होता है. ह्यूमन बॉडी वे में बात करें तो उतना ही ज्यादा डाइजेस्टेबल होता है. एग्जैक्टली तो एनवायरनमेंट को भी वही चीज जल्दी डाइजेस्ट होती है जो आप कम कुक करें या कम प्रोसेस्ड करें और ज्यादा से ज्यादा रॉ यूज करें. अर्बन आर्किटेक्चर की अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है दुनिया को, क्योंकि इन अ वर्ल्ड combating climate change,
and the need for sustainable development, the construction industry has a crucial role to play. For decades, conventional building materials such as concrete and steel have dominated the construction landscape, shaping iconic skylines and expansive urban developments. While undeniably indispensable, these materials have left a significant impact on our environment. The steel industry alone accounts for approximately 7 to 9% of global carbon emissions, while cement production, the key ingredient in concrete, contributes to nearly 8% of the CO2 emission worldwide. इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं. World Steel Association 2019, Rogers 2018. This environmental toll has highlighted the pressing need to rethink our reliance on these materials and explore innovative, eco-friendly alternatives. Look, steel को भी environmental friendly और sustainable material माना जाता है, पर हम डिनाई नहीं कर सकते कि अब कोई भी चीज लिमिट में यूज करो तो सही होती है. मैदा लिमिट में खाओ तो आपकी हेल्थ को जल्दी नुकसान नहीं करता, पर आप बहुत ज्यादा खाओगे तो बहुत ज्यादा आपकी गट में वो फंसने लगेगा. सेम चीज स्टील में भी है. इवन दो बीइंग सच अ सस्टेनेबल मटेरियल, इसका जब ओवर यूज होने लगा है तो एनवायरनमेंट को नुकसान होने लगा है फायदे की जगह. ये सब जो आर्किटेक्ट बनते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अर्बन आर्किटेक्ट्स, तो ये कौन सी बुक पढ़ते हैं? विच बुक टू स्टडी फॉर आर्किटेक्चर? दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि आर्किटेक्चर के लिए कोई बुक ही नहीं है. कोई बुक आपको आर्किटेक्चर पढ़ा ही नहीं सकती. आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे सकती है कि उस आर्किटेक्ट ने वैसे काम किया, उस आर्किटेक्ट ने वैसे काम किया. आर्किटेक्चर में सिर्फ केस स्टडीज हैं. ओके, so what is the correct question? The correct question is which subject or experience to study in architecture. आप आर्किटेक्चर सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, ठीक है, और वो सब्जेक्ट्स नॉर्मल सब्जेक्ट्स ही होते हैं, और या फिर आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, या खुद के या किसी और आर्किटेक्ट्स के एक्सपीरियंस से सीखते हैं आप आर्किटेक्चर. सो आर्किटेक्चर डजंट हैव अ बाउंड्री बिकॉज आर्ट डजंट हैव अ बाउंड्री. आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है. कोई आपको आर्ट नहीं सिखा सकता. आर्ट तो डेवलप करते हो आप, क्योंकि आप किसी कोई चीज अगर है, वो किसी की नजर में आर्ट होगी, किसी और की नजर में वो आर्ट नहीं होगी. तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है ही नहीं आर्ट का कोई भी. तो आर्किटेक्चर जो है वो आर्ट से बॉर्न है, ठीक है. आर्ट आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा पार्ट है, तो आर्किटेक्चर की भी फिर कोई लिमिट नहीं है. Art cannot be learned. It can only be developed with the time, like character. Be it architecture, be it art. It's developing character. Okay, so art is the core. Vision, there is no book ever that can teach architecture. There are only case studies and experience. Even anthropometry standards are appliance based and temporary. Even bylaws are region based. बायलॉज भी रीजन बेस्ड ही होते हैं ना. हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है, हर जगह का कल्चर अलग होता है, हर थोड़ी थोड़ी जगह पे स्टेट की बाउंड्रीज होती है, फिर आपका वहां का कल्चर बदल जाता है. कल्चर बदलता है तो वहां का लाइफस्टाइल बदलता है, लाइफस्टाइल बदलता है वो बायलॉज पे इफेक्ट करता है. एंथ्रोपोमेट्री पे आ जाते हैं. एंथ्रोपोमेट्री मशीन अप्लायंस बेस्ड है. कल को अगर कबर्ड ऐसे जैसे आज बन रही है वैसे नहीं बनेगी किचन की कबर्ड, ठीक है, तो एंथ्रोपोमेट्री वहां की चेंज हो जाएगी. सो दीज आर वेरी टेम्पररी. टेम्पररी इज द परमानेंट वर्ड इन आर्किटेक्चर. ओके, सो नॉलेज इज आर्किटेक्चर is not a fact. Experiments, architecture is experience. In fact, architecture is experiment itself. आप चीजों को अलग अलग एरिया से लाइफ के लाते हैं, उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको आप आर्किटेक्चर में पुट करते हैं. सो फिर आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए पढ़ना क्या है? टू बिकम एन आर्किटेक्ट, विच इज द मोर इम्पॉर्टेंट एज सब्जेक्ट, आर्किटेक्चर और मैथमेटिक्स? ये आप बताएं. सो mathematics, because mathematics is universal and architecture is a community in which people have developed a thought process.
टू थिंक इन अ सर्टेन वे, टू थिंक इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। बट वो जो थॉट प्रोसेस है वो मैथ्स के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ्स ही आर्किटेक्चर की लैंग्वेज है। आप आर्किटेक्चर में एक चीज भी मैथमेटिक्स के बिना नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी कोई भी हिस्टोरिक आर्किटेक्चर हो, कल्चरल आर्किटेक्चर हो, एडवांस्ड आर्किटेक्चर हो, वर्नैकुलर आर्किटेक्चर हो, पैरामेट्रिक हो। ओके, a structure or architecture can't be done without mathematics. So architecture is reason based. Architecture is course to develop a way of thinking, and it's an independent process by experiments and experience through the language of mathematics. अब कोई क्या आर्किटेक्ट बन सकता है क्या बिना आर्किटेक्चर पढ़े? हाँ, उसके पास डिग्री नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है कि वो आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि आर्किटेक्चर के लिए जो सब्जेक्ट चाहिए वो हम नॉर्मल लाइफ में भी पढ़ते हैं। आर्किटेक्चर इज अ वे ऑफ थिंकिंग। जरूरी नहीं है वो आपके अंदर वो वे ऑफ थिंकिंग की कॉलेज ही डेवलप करे, वो आपकी सर्कमस्टांसेस भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे पहले के जमाने में आर्किटेक्ट्स की डिग्री नहीं होती थी आर्किटेक्ट्स के पास। ओके, तो इतने बड़े बड़े जो एंशियंट हिंदू टेम्पल्स बने हैं, जो बहुत ज्यादा हिस्टोरिक आर्किटेक्चर बने, इतने ज्यादा मैथमेटिकली एडवांस स्ट्रक्चर बने हैं, वो किस बेसिस पे बने हैं? मैथ्स के बेसिस पे बने हैं। सो इट इज द नॉलेज ऑफ मैथ्स दैट लेट्स यू डू और क्रिएट आर्किटेक्चर। कमिंग टू ज़हा हदीद, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोन हर। ये उनका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यू कैन सी इनको मैथमेटिक्स की कितनी नॉलेज थी, पैराबोला, हाइपरबोला। ओके, you can see how well she has crafted it. Okay, ये आपको ट्रस स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बिल्डिंग ट्रस स्ट्रक्चर पे बनी है। ये काम जो पहली वाली पिक्चर आप देख रहे हो, आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर का मिलके है। ये ट्रस बहुत ही अच्छा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा लोड कैरी कर सकता है। तो क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर की जो लोड है, इसमें तो आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर ने काम कर रहा है, तो इसमें फिजिक्स यूज्ड है। पर ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, जो सेकंड पिक्चर में आप जो फॉर्म देख रहे हैं, that is not based on physics, that is purely based on mathematics. This is the language of mathematics. And ज़हा हदीद खुद, जिन्होंने वर्ल्ड के सारे आर्किटेक्चर प्राइजेस जीते हुए हैं, एक्सक्यूज मी, उन्होंने कहा देर आर 360 डिग्री, सो वाई स्टिक टू वन। ज़हा हदीद ने आज तक एक भी 90 डिग्री पे स्ट्रक्चर नहीं बनाया। इनफैक्ट उनको पहला स्ट्रक्चर बनाना पड़ा था जो स्ट्रेट बनाना पड़ा था, तो उसमें भी उन्होंने 90 डिग्री नहीं यूज करा था, 89 डिग्री यूज करा था। सो शी नेवर मेड अ 90 डिग्री बिल्डिंग। सो ज़हा हदीद ने बैचलर्स किया है मैथमेटिक्स में बिफोर डूइंग आर्किटेक्चर। हर फेमस आर्किटेक्ट और इन्फ्लुएंशियल आर्किटेक्ट की एक खासियत है कि उन्होंने कोई सब्जेक्ट स्पेशली पढ़ रखा है। जैसे फिजिक्स पढ़ रखा होगा, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग होगा, किसी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, किसी की मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी। तो ज़हा हदीद वाज अ मैथमेटिशियन बिफोर बिकमिंग एन आर्किटेक्ट, बिफोर ग्रोइंग दैट थॉट प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद वो जो मैथ्स उन्होंने पढ़ा था, उस चीज को उन्होंने आर्किटेक्चर में अप्लाई करा, और आप देख सकते हैं कि क्या रेवोल्यूशन आया, पैरामेट्रिक डिजाइन का रेवोल्यूशन आया। So Zaha Hadid brought curvilinear architecture into normal people's life. Okay, and this she did with the help of mathematics. Hadid saw her own work as containing randomness, which holds both logic and forethought. बहुत ही futuristic buildings थी and बहुत ही logical buildings भी थी. So becoming an architect is a character. आप आर्किटेक्ट को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। जैसे अगर आपको आर्किटेक्चर में सिखाया गया है कि कंक्रीट कैसे बनता है या सीमेंट कैसे बनता है, तो आप अगर इतना सीखेंगे कि सीमेंट कैसे बनता है, तो आप सीमेंट तक ही बना पाएंगे। एंड आर्किटेक्चर इज नॉट अ लिमिटेड सब्जेक्ट। आर्किटेक्चर में कोई लिमिट नहीं है। तो आपको सिर्फ ये नहीं समझना है, ये नहीं जानना है कि सीमेंट कैसे बना या सीमेंट को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज हुए। आपको ये समझना है कि मटेरियल्स को मिला के
उनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को मिला के कोई और मटेरियल तैयार किया जा सकता है जिसको आर्किटेक्चर में बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से यूज किया जा सकता है। अब आर्किटेक्चर सब्जेक्ट होता, अगर मैं कमर्शियल आर्किटेक्चर ही तक लिमिटेड रहती या उसका सब्जेक्ट रहता वही एक सब्जेक्ट होता, तो आप इमेजिन करो कि जहादीद ने जैसे मैथमेटिक्स को अपना मेन सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्चर में उसको अप्लाई किया रहा, वैसे ना करके सिर्फ आर्किटेक्चर ही सोचती, जितना पढ़ाया गया है उतना ही सोचती। मान लो मुझे एक जंगल में छोड़ दिया गया, ठीक है, तो वहां मैं आर्किटेक्चर कैसे अप्लाई करूंगी? वहां बैठ के मैं सीमेंट तो नहीं बनाऊंगी ना। मेरी ये नॉलेज काम करेगी ना कि क्या वहां लोकल मटेरियल है, उसको मैं इकट्ठा करूं और कैसे अपने लिए एक शेल्टर बनाऊं। एक वहां पे मुझे अर्दन आर्किटेक्चर काम आएगा। ओके, सो वहां पे हम क्या क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्या हो सकता है? सो व्हाट इफ देयर वाज अ बिल्डिंग मटेरियल दैट वाज इजीली ऑब्टेनेबल, environmentally sustainable and inexpensive? Well, there is. Just look down. You are literally standing on it. Earth. Earth is available everywhere. आप कहीं भी जाओ. So the knowledge of earthen architecture will help me all around the world. क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ, अर्थ तो है ना, मैं अर्थ से अपने लिए शेल्टर तैयार कर सकती हूँ. Okay, and this is a mosque built with earthen materials and it's a World Heritage Site. So ये यूनेस्को का एक कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड हेरिटेज अर्दन आर्किटेक्चर प्रोग्राम, जिसे हम वीप बोलते हैं. अर्दन आर्किटेक्चर is one of the most original and powerful expression of our ability to create a built environment with readily available resources. It includes a great variety of structures ranging from mosques, palaces, and granaries to historic city centers, cultural landscapes, and archaeological sites. The World Heritage Program on Urban Architecture WEEP aims for the improvement of the state of conservation and management of urban architecture sites worldwide. क्यों प्रिजर्व किया जा रहा है? सिर्फ देखने के लिए नहीं, क्योंकि अर्बन आर्किटेक्चर से जितने काम हुए हैं हम उससे सीख सकते हैं, और अगर हम अर्बन आर्किटेक्चर को अप्लाई करना सीख जाएं तो हम बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अर्बन आर्किटेक्चर इज कंप्लीटली सस्टेनेबल डिजाइन. पर दिक्कत क्या आ रही है? हम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम इतना जानते हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अर्बन आर्किटेक्चर के जो मटेरियल है वहां हम सेस्मिक लोड से अभी तक पूरी तरह फाइट नहीं कर पाए. ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाई अर्बन आर्किटेक्चर मे बी अ बिग पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर? ओके, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी, it is the most sustainable way architects have found till date. Okay, ये अलम्ब्रा है. अलम्ब्रा has a prominent mark on the Western historic architecture. Western history में one of the most important architecture है Alhambra, and it is made of earthen materials. So it is earthen architecture. So आर्किटेक्चर बना किन चीजों से? कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है टू बिकम एन आर्किटेक्ट? मैथ्स जितना ज्यादा पढ़ो उतना बेटर, मतलब 100% क्या, 1000% पढ़ो. आर्किटेक्चर मैथ्स की ही लैंग्वेज बोलता है. केमिस्ट्री 50% या उससे ज्यादा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे हम अर्बन आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे तो उसमें हमारा रोल क्या था एज एन आर्किटेक्ट? मटीरियल्स का रोल था, ठीक है. और क्या चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है? सिस्मिक लोड बियर करना पॉसिबल अभी नहीं हो पा रही है. हम ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बना पा रहे हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो जाए अर्दन मटेरियल से, मतलब हाई राइज स्ट्रक्चर्स जिसमें हाई डेंसिटी पॉपुलेशन रह सके. तो वो चीज फिजिक्स में आती है, और वो चीज फिजिक्स इज द टीम वर्क ऑफ आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वो मिलके होता है. पर आर्किटेक्ट का मेन काम क्या है? मटेरियल सेलेक्ट करना, एंड वो चीज आती है केमिस्ट्री में. ओके, so maths applied on chemistry with a sprinkle of kindness. Kindness humans की तरफ भी, कि आप जब घर बनाए तो देखिए आपकी वो sufficiently नेचर से कनेक्टेड है, sufficient सनलाइट है, sufficient वाटर है, एयर वेंटिलेशन है, और एनवायरनमेंट के लिए भी कि आप ऐसे मटेरियल से स्ट्रक्चर बनाए जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे बल्कि फायदा ही करे. ओके,
हेंस आर्किटेक्ट का काइंड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में है. So, like I told you, becoming an architect is a character. Here is the father of architect who was a civil engineer, but he is the most famous architect. How? Because इन्होंने डिग्री से आर्किटेक्चर नहीं, या आर्किटेक्ट नहीं बने डिग्री से, ये अपने कैरेक्टर से बने. हिज कैरेक्टर वाज ऑफ आर्किटेक्ट. ही यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेंट एंड ब्रिंग क्लोजर टू नेचर. ओके, इनकी जितनी भी बिल्डिंग्स आप देखेंगे वो जस्टिस करते हुए आपको मिलेगी, स्पेशली फॉलिंग वाटर. सो इज फ्रैंक लॉयड राइट, एन आर्किटेक्ट फॉर ऑल सीजन्स. सिमिलर आर्किटेक्ट है इंडिया के पद्म भूषण सतीश गुजराल जी. इंडिया में इनको आर्किटेक्ट से ज्यादा आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, इन्होंने बीच में ही आर्किटेक्चर छोड़ दिया था. इन्होंने भी आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं ली है जहां तक अभी तक मुझे पता है. बट इन्होंने बेल्जियम एम्बेसी, जो आप फोटो देख रहे हैं बेल्जियम एम्बेसी के, आई एम टेलिंग यू इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एम्बेसी जितनी भी मैंने अभी तक केस स्टडी करी है. माइंड ब्लोइंग स्ट्रक्चर, मतलब पूरा ही बिल्डिंग एज ए स्कल्पचर डिजाइन कर रखा है. मतलब आप जाओगे आपको लगेगा कि मैं स्कल्पचर में घूम रही हूँ. ओके, so again this was not about the degree, this was about experiment, evolving, developing character. Okay, you develop character in yourself as an architect, then you develop that character of architecture in your structures. So architect बनना आपके हाथ में, it depends on experiments mostly. So आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो आपको आर्किटेक्ट बनाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी. अगर और कोई सब्जेक्ट बचा है तो आप वो भी डाल दीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कुछ पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि आर्किटेक्चर में सब पढ़ना पड़ता है और ये मेन सब्जेक्ट्स हैं. नाउ लेट्स स्टडी मैथमेटिक्स and see how it is applied in different sections of the BPSC syllabus. Okay, so maths, a most important subject in architecture. मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर में? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री. ज्योमेट्री की नॉलेज ही मैथ्स में हमें आर्किटेक्चर बनाने देती है. सो हम जितने भी मैथमेटिक्स आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं वो सारे ज्योमेट्री डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि हम टेसिलेशन पढ़ते हैं, गोल्डन रेशियो पढ़ते हैं, फ्रैक्टल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कॉनिक सेक्शंस पढ़ते हैं, एंड टेसिस पढ़ते हैं और ज्योमेट्री पढ़ते हैं. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री ये आप समझ रहे हो. कोनिक सेक्शंस ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है. कोनिक सेक्शन का डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे है, और कॉनिक सेक्शन का मैं अपने वेबसाइट पे आर्टिकल भी लिखा है मैंने, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम कोनिक सेक्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट मेजर पार्ट है ये आर्किटेक्चर का. और कोनिक सेक्शन कैसे अप्लाई हुआ है एक केस स्टडी में, वो हम अभी आगे करेंगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे. एंटेसिस, एंटेसिस आज हम पढ़ेंगे, इसी पे आज हम मेन फोकस करेंगे. ठीक है, टेसिलेशन, टेसिलेशन हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. और टेसिलेशन मैन मेड मैथमेटिक्स है फॉर आर्किटेक्चर. फ्रैक्टल ज्योमेट्री इसके पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने समझाया था फ्रैक्टल ज्योमेट्री क्या होता है, हाउ इट इज इन द माउंटेन्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे से पहले चार लोग और बोल रहे होंगे कि हाँ ये तो यहाँ अप्लाई होता है, वहां अप्लाई होता है. आर्किटेक्चर उठा लो, नेचर उठा लो, हर जगह गोल्डन रेशियो अप्लाई होता है. पर कैसे होता है? मतलब गोल्डन रेशियो क्या है? इट 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 इज अ प्रेजेंटेशन टूल. ठीक है, इट इज नॉट अ क्रिएशन टूल. गोल्ड, जैसे फ्रैक्टल ज्योमेट्री है, फ्रैक्टल ज्योमेट्री से नेचर में चीजें बनती है. ठीक है, तो उसको आप जब देखेंगे कि उसका जो विजुअल लुक है, मतलब जो विजुअल कॉम्पोजिशन है, वो गोल्डन रेशियो पे है. ठीक है, तो
Even non-designers flaunt of golden ratio, but why nobody is aware of the maths on which golden ratio is applied? ओके अगर मैं गोल्डन रेशियो पे कुछ बोलती हूँ तो नॉन डिजाइनर्स आते हैं मुझे बोलते हैं अरे तुम्हें पता नहीं है इस पे अप्लाइड है उस पे अप्लाइड है उस पे अप्लाइड है। मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं मैथ्स वे में गोल्डन रेशियो की बात कर रही हूँ। वो बस ऐसे ही फैक्ट्स के बेस पे बोल रहे हैं कि गोल्डन रेशियो यहाँ वहां अप्लाइड है, तो ये डिफरेंट चीज है। when the world knows golden ratio as fact, architect knows it as an experience. Knowing golden ratio is everywhere, but not knowing how is equivalent to not knowing golden ratio at all. So today we'll see how golden ratio is applied, and it is not. I'm not going to tell you the formula. I'm actually going to tell you through entasis and visual composition. ठीक है? सो गोल्डन रेशियो अब लोग क्या करते हैं कि कोई भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है स्टेंसिल डालते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेंसिल डाला हुआ है एंड दे टेल दिस इज ऑन गोल्डन रेशियो। या फिर कोई भी चीज अच्छी लग रही हो, नेचर तो आप छोड़ ही दो, नेचर में तो गोल्डन रेशियो है ही, ठीक है। आर्किटेक्चरली मैन मेड आर्किटेक्चर, कोई भी चीज अच्छी लग रही हो, कोई भी बिल्डिंग अच्छी लग रही है, लोग बोल देते हैं इसमें गोल्डन रेशियो अप्लाइड है। क्यों? और ज्यादा प्रूफ करने आप बोलोगे तो वो ये स्टेंसिल चिपका देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, एक्चुअली है तो ये कर्वीलिनियर स्ट्रक्चर जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप गोल्डन रेशियो एक स्टेंसिल लगा के आपने मुझे दिखा दिया कि इसमें गोल्डन रेशियो अप्लाइड है। पर इस स्ट्रक्चर का क्या? जहादीद ने ये स्ट्रक्चर बनाया है, सिंपल नॉर्मल गोल्डन रेशियो स्टेंसिल तो नहीं लगा हुआ है इस पे, तो इसके लिए तो आपको इसकी मैथ्स स्टडी करनी पड़ेगी ना। आप यूं ही तो इस पे गोल्डन रेशियो नहीं डाल सकते कि ये गोल्डन रेशियो पे बना हुआ है। अब यही जो स्ट्रक्चर है ज़हा हदीद का, इसका फसाड ये सामने वाला स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं ये है। पर यहाँ पे आपको गोल्डन रेशियो इंटायर स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। पहले तो गोल्डन रेशियो आपको कैसे दिखाया गया है, 3 गोल्डन रेशियो ट्राइंगल स्पाइरल्स दिखाए गए हैं। एक स्पाइरल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ठीक है। तो ये क्या आपको स्ट्रक्चर्स की फसाड, साइड एलिवेशन या फ्रंट एलिवेशन में दिखाए गए हैं? नहीं। आप कैसे कह सकते हैं स्ट्रक्चर में गोल्डन रेशियो है? ये तो एक फ्रेम उठाया गया ना स्ट्रक्चर का, कि यहां से हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो ये गोल्डन रेशियो अप्लाइड उसमें दिख रहा है। ओके, और वो भी हमने एडजस्ट करा कि किस तरीके से गोल्डन रेशियो इसमें अप्लाइड होगा। ओके, ऑब्वियसली होगा ही गोल्डन रेशियो अप्लाइड, बहुत ही अच्छा इसका विजुअल कॉम्पोजिशन है। बट हम एक फ्रेम में गोल्डन रेशियो देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि स्ट्रक्चर में अप्लाइड है या स्ट्रक्चर गोल्डन रेशियो के मैथमेटिक्स से बना है। एक फ्रेम विजुअल कंपोजिशन दे रहा है जिसमें आई की गेज को डायरेक्ट किया जा रहा है, वो गोल्डन रेशियो के बेसिस पे हो रहा है। सेम यही चीज यहां कर दिया गया है कि एक पार्थेनॉन है, ये एक फ्रेम उठा लिया गया है, उसमें गोल्डन रेशियो का फ्रेम लगा दिया गया है। एक स्ट्रक्चर का एक फ्रेम उठाया गया है, मतलब अगर हम इसको किसी और साइड से देखते, इस साइड से देखते या वेस्ट साइड से देखते, तो क्या ये सेम गोल्डन रेशियो अप्लाई मिलता? नहीं। ये इस फ्रेम में गोल्डन रेशियो अप्लाई है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि स्ट्रक्चर पे गोल्डन रेशियो अप्लाई है, हम कहेंगे कि उस फ्रेम के, जिस फ्रेम के थ्रू हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स को, उसके विजुअल कॉम्पोजिशन में गोल्डन रेशियो अप्लाइड है ना। अब ये स्ट्रक्चर की आप हालत देख रहे हो, इसकी हालत कैसी हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको नोटिस करवाना चाहती हूँ ये पार्ट की एंड में ट्रिगुलस आ रहा है। ओके, और ऊपर का पार्ट आप डिस्ट्रॉयड देख रहे हो, ये पार्ट जो एंड में ट्रिगलिप्स आ रहा है, ये अभी आपको पता चलेगा कि क्यों मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड में ट्रिगलिप्स आए, इसकी वजह से स्ट्रक्चर में बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए गए हैं, बहुत मैथमेटिकल चेंजेस लाए गए हैं। सो आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर्स कैसे डिस्ट्रॉयड हो चुका है। अब इट्स लाइक क्रिश्चियंस ने इसको डिस्ट्रॉय करा था, क्योंकि उनको लगता था ये पेगन्स है जो जिनका स्ट्रक्चर है, सो इसको डिस्ट्रॉय करा गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मेटापीस बोलते हैं। इसमें जनरली वॉर के सीन्स है, जो वॉर हुए थे उसके छोटे छोटे स्कल्पचर्स के रूप में सीन्स बनाए गए हैं। ओके,
सो दिस इज द डिजाइन। अब जब आप ये देख रहे हैं, मैं एक और बात आपको नोटिस करवाना चाहूंगी। आप देख रहे हो ये जो कॉलम है, यहाँ पे जो इसकी ये लाइन है, उससे ये कॉलम की लाइन एकदम मैच कर रही है, सारे लाइन से सारा लाइन मैच कर रहा है। कितनी मैथमेटिकली एडवांस्ड स्ट्रक्चर है ये। ओके, बट एक चीज आप नोटिस करना कि ये जब इतनी मैथमेटिकली एडवांस स्ट्रक्चर है, फिर भी ये जो लास्ट में ट्रिग्लिप्स है, उसकी लाइन कॉलम के सेंटर में नहीं जा रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये येलो से ट्रिग्लिप्स है, ये ग्रीन वाला मेटापीज है। ठीक है, यहाँ पे आप मैथमेटिक्स समझ गए। अब आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो लाइन है, ये बीच वाले जो कॉलम पे लाइन आ रही है, ट्रिग्लिप्स के सेंटर से कॉलम को पास कर रही है। सो कॉलम का सेंटर और ट्रिग्लिप्स का सेंटर बिल्कुल सेम है। ठीक है, बट आप जब साइड में जा रहे हो तो ये ट्रिग्लिप्स की लाइन कॉलम पे नहीं आ रही है, वो साइड में घिसकी हुई है, मतलब शिफ्ट हुई हुई है। तो ऐसा क्यों किया गया? मतलब वो लोग मैथमेटिकली इतने एडवांस थे, ऐसा तो नहीं है कि वो एक साथ नहीं ला सकते थे, बट ये साइड में ट्रिग्लिप्स आए, इसकी वजह से ये सब किया गया। मतलब अगर ये जिस हिसाब से ये चल रहे थे कि हर कॉलम के बीच में ट्रिग्लिप्स का सेंटर ही देते रहते कॉलम के सेंटर पे, तो साइड में मेटापीज आ जाता। मेटापीज आता तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे वर सो particular about how the building structure should look. It should look like a sculpture, a very modified advanced sculpture. So बस ये रीजन था कि ये मेटापीस साइड में नहीं आए क्योंकि वो ऑकवर्ड लगेगा। ऑकवर्ड वाज द रीजन। इन्होंने ट्रिग्लिप्स साइड में किया, उसकी वजह से ये पूरा मैथमेटिक्स इसमें अप्लाई करा। तो आप नोटिस करोगे, ये देखो, यहाँ पे डिस्टेंस है दो ट्रिग्लिप्स के बीच, मतलब सेंटर ऑफ द ट्रिग्लिप्स टू सेंटर ऑफ द ट्रिग्लिप्स 4.295। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा जैसे जैसे आप साइड में जा रहे हो। ये 4.312 है, ये 4.522 है, तो ये आपको डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, ये स्लाइड चेंजेस है, ये मेटाफीज है। आप इसमें देख सकते हो कितनी अच्छी डायगोनल ज्योमेट्री है। ये सेंटार्स है, ये लैपिड्स है। इन दोनों के बीच फाइट थी क्योंकि ये जो सेंटार्स है वो जनरली लैपिड्स वुमेन को बहुत ही मिसट्रीट करते थे, तो इन दोनों के बीच फाइट थी। और यही इसकी मेटापीस, मेटापीस मतलब यहाँ पे इसी फाइट की पूरी डिटेलिंग दी हुई है, मतलब स्कल्पचर्स उसी बेसिस पे बने हुए हैं ना। ये आप समझ गए कि ट्रिग्लिप्स साइड में आ रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली मैनिपुलेट किया गया है, तब वो साइड में आ रहा है। पर आप एक और चीज नोटिस करो कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा कि एक लाइन में कॉलम है, राइट? ये सारे कॉलम एक लाइन खड़े हैं, आपको स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। अगेन आपकी आंखों को ब्लफ किया गया है मैथमेटिकली। अगर मैं कहूं तो आपने लाइफ में कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं देखी। देखो, आपके आईज जो है ना, वो कर्व्ड है, आई के लेंसेज कर्व है। ठीक है, अर्थ कर्व है। तो अगर कोई लाइन स्ट्रेट भी है तो आपकी आईज उसको कर्व देखती है, फिर वो आपके ब्रेन में जाके फोटोशॉप होता है, तब आपको वो रियलिटी में स्ट्रेट लगती है। खैर, यहाँ तो आपको स्ट्रेट दिखाने की कोशिश की गई है, ये लाइन स्ट्रेट है नहीं। पता करते हैं कैसे? जैसे ये दोनों जो डिस्टेंस है, इन दोनों की कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है और ये दोनों कॉलम का जो डिस्टेंस है, उसमें फर्क है। लाइक आप देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको बड़े छोटे दिख रहे होंगे, एक साथ लाके ही दिखा देते हैं। देखो, इतना फर्क है दोनों कॉलम के डिस्टेंस में। बीच वाले दो कॉलम का डिस्टेंस लास्ट दो कॉलम की डिस्टेंस से इतना बड़ा है। क्या ये आपको देखने में लग रहा था? क्या आप, कोई नॉर्मल इंसान इस तरीके से देख के, अगर बिल्डिंग ऐसी है, कोई देख के कह सकता है कि कॉलम्स की डिस्टेंस में डिफरेंस होगा, या फिर ऊपर मैथमेटिकली मैनिपुलेशन किया गया होगा ताकि ट्रिग्लिप्स एंड में आए? अगर आप नॉर्मली देखोगे तो सब आपको इक्वी डिस्टेंट लगेगा। ओके, और सब आपको स्ट्रेट लगेंगे। अब ये जो बिल्डिंग आपको इतनी स्ट्रेट दिख रही है, क्या ये इतनी स्ट्रेट है? अगर होती
तो ये जो डिस्टेंसेस है इसमें इतने फर्क क्यों होते हैं? अब हर जगह का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे 2.247 है, यहाँ पे 2.243 है, 2.269 है। बहुत सटल डिस्टेंस में फर्क है, बहुत सटल फर्क है डिस्टेंस में, बट फर्क तो है ना, एग्जैक्ट सेम तो नहीं है। ओके, तो ये क्यों है? ये है बिकॉज एंटासिस। एंटासिस एक प्रोसेस होता है जहां आप बिल्डिंग के फीचर्स को कर्व करते हो ताकि वो स्ट्रेट दिखे। ओके, आप स्ट्रेट दिखाना चाहते हो, आपका एम है स्ट्रेट दिखाना, इसलिए आप उसको कर्व करते हो। कर्व बहुत ही एविडेंट नहीं होता है, सटल होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको इस इमेज में आपको दिख रही होगी कैसे पार्थेनॉन को कर्व करा गया है टू मेक इट लुक स्ट्रेट। असल में ये ऐसा है, कर्व है, बहुत ही सटल कर्व है। ओके, सो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाते? अगर देखो, आपको ना पुराने एंशियंट लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि आप एक लंबी स्ट्रेट लाइन बनाओगे एग्जैक्टली तो वो जो सामने वाला उसको देखेगा उसको स्ट्रेट नहीं दिखेगी, वो उसको कर्व दिखेगी। तो अब जब स्ट्रेट दिखाना है तो उसको कर्व बनाना पड़ेगा। ओके, सो हेंस ये जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे लंबी सी तो वो आपको ऐसी दिखेगी। ये एक्चुअली में स्ट्रेट है लेकिन दिख आपको ऐसी रही है। ठीक है, सो अगर आपको स्ट्रेट दिखाना है तो आपको इस तरीके से इन्वर्ट कर्व करना पड़ेगा, सटल कर्व। और ये आपको पार्थेनॉन में दिखेगा। आप उसकी सीढ़ियों पे ना, यहाँ पे आप सर रखो, ठीक है, सर रखो, आप देखोगे यहाँ पे आपको कर्व दिखेगा। पूरी बिल्डिंग ही कर्वीलीनियर है, बिल्डिंग में एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब दिस इज आई एम ब्रेकिंग टू यू कि पार्थेनॉन में एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये स्ट्रेट दिखने वाली बिल्डिंग एक्चुअली कर्वीलीनियर बिल्डिंग है। सो जब इसका रेस्टोरेशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि कर्व में आप ना एक जगह का ईंट उठा के दूसरी जगह नहीं पुट कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन में आप कर सकते हो, कर्व में हर जगह एंगल चेंज होता रह रहा है। तो जो भी पत्थर एक जगह लग रहा है उसको पत्थर निकाला जाता है, उसको साइड में रखा जाता है, उसको रेस्टोरेशन किया जाता है, फिर उसी जगह लगाया जाता है। तो बहुत ही बारीकी से ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि एक पत्थर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फिट आएगा। और ये कर्व की बात होती है, कर्व में ये चीज एक डिफिकल्ट चीज होती है स्ट्रेट लाइन से ज्यादा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें गोल्डन ज्योमेट्री कैसे अप्लाइड है? गोल्डन रेशियो आपने कह दिया कि पार्थेनॉन में अप्लाइड है, कैसे अप्लाइड है? हम जैसे ये स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रही है, ये पार्थेनॉन को हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, हमें सामने से वो ऐसे दिखता है, तो हम इसके आगे गोल्डन रेशियो का ये फ्रेम लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है ये गोल्डन रेशियो पे है क्योंकि अगर हमने तो अपने तरीके से स्ट्रेट ही फ्रेम लगाया ना, हम तो ये स्ट्रेट फ्रेम में देख रहे हैं कि ये गोल्डन रेशियो में, लेकिन एक्चुअली में तो पार्थेनॉन ऐसे कर्व है। ठीक है, तो गोल्डन रेशियो जो हम इसमें चिपका के लगाएंगे फ्रेम, तो वो फ्रेम भी तो ऐसे ही लगाएंगे ना। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है कि स्ट्रेट फ्रेम में भी ये गोल्डन रेशियो पे है, कर्व फ्रेम में भी ये गोल्डन रेशियो पे है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये बना हुआ है एंटासिस से, और इसका ये जो फ्रेम है, ये जो विजुअल कॉम्पोजिशन है, वो गोल्डन रेशियो पे है। अब आप समझ रहे हो कि एक स्ट्रक्चर का फ्रेम पे गोल्डन रेशियो में होना और एक स्ट्रक्चर का गोल्डन रेशियो से बना होना डिफरेंट है। तो व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट इज अप्लाइड टू कंस्ट्रक्ट पार्थेनॉन इज एंटासिस। सो नॉन डिजाइनर्स की तरह पॉपुलर बिलीफ पे कि हर जगह गोल्डन रेशियो अप्लाइड है, हर जगह गोल्डन रेशियो अप्लाई है, उस पर मत जाओ। एक्ट लाइक एन आर्किटेक्ट, ओके, एक्सपीरियंस थिंग्स। So it is indisputable that the Parthenon is an amazing celebration of power of geometry. Like I told you, geometry is the most important thing in mathematics and architecture, and an anthem to the breadth and beauty of mathematics. These refinements require a remarkable degree of precision. Obviously, हमारे ancestors को
का जो आप काम देखोगे, चाहे वो इंडियन आर्किटेक्चर में हो, वेस्टर्न आर्किटेक्चर में, ऑल अराउंड आर्किटेक्चर में हो, बहुत ही प्रिसीजन से काम हुआ है। मैथमेटिक्स अगर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो आपको एकदम क्लियरली वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखेगी, ठीक है। एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ ज्योमेट्री एंड सबटलेट्स ऑफ ह्यूमन विजुअल परसेप्शन। मेन ह्यूमन विजुअल परसेप्शन पे ही तो काम हुआ है, जो इतना इन्होंने लोड लिया कि मतलब ये जो कर्व दिख रहा है उसको कर्व नहीं दिखना चाहिए, उसको स्ट्रेट दिखना चाहिए। तो इस कर्व को जो स्ट्रेट दिखाया, स्ट्रेट दिखाने के लिए जो कर्व किया, क्यों किया? बस एक कारण है, जो सामने वाला देख रहा है, जो ह्यूमन विजुअल परसेप्शन है, उसको वो स्ट्रेट दिखे, जैसा वो चाह रहा है वैसा दिखे। मेटाफीज एंड में ना आए क्योंकि वो ऑकवर्ड हो जाएगी, इसलिए ट्रिग्लिप्स एंड में आए। इसके लिए इन्होंने इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। सो आप समझ रहे हो ऑप्टिकल इल्यूजन कितना बड़ा पार्ट है, चाहे वो वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हो, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हो। बस आपको जाके उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को समझने की जरूरत है और आपको ऑप्टिकल इल्यूजन मिलेगा ही मिलेगा। सो आई वांट टू टेल यू, एज एन आर्किटेक्ट और एज एन पॉलिटिकल, हिस्ट्री सबको ही पढ़ता है। आर्किटेक्ट भी पढ़ता है, आईएएस भी पढ़ता है। बाय आईएएस मीन आई मीन पॉलिटिकल्स, ब्यूरोक्रेट्स, मैनेजमेंट बॉडी, ओके एवरीबॉडी, ठीक है। बट आर्किटेक्ट को हिस्ट्री कैसे पढ़नी है? आर्किटेक्ट को हिस्ट्री मैथमेटिकल वे में पढ़नी है। और बाकी पॉलिटिकल रीजनिंग आप आईएएस एंड बाकी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह पे छोड़िए। ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री नहीं पता होना चाहिए, पॉलिटिकल रीजन आपको पता होनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नॉट नोइंग मैथमेटिक्स, ठीक है। क्योंकि ये टीम वर्क है। पॉलिटिकल रीजन आपको कम भी पता होगी तो आपको ये आईएएस से हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर आप उस पॉलिटिकल रीजन पे वर्क करके कल्चर डेवलप करने का काम कर सकते हो, लेकिन वो कैसे करोगे जब तक मैथमेटिक्स नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें एज एन आर्किटेक्ट्स हमारा मेन ओरिएंटेशन हिस्ट्री पढ़ने का मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री होता है, और बाकियों का मेन मोटो हिस्ट्री पढ़ने का पॉलिटिकल रीजन होता है, ओके। मेरे क्लास में एक लड़का था, वो बहुत ज्यादा एंशियंट आर्किटेक्चर पे बिलीफ रखता था। बिलीफ रखना इज नॉट बैड, बट वो बाकी आर्किटेक्चर को शेम करता था, स्पेशली ज़हा हदीद को, बिकॉज आई वाज अ ज़हा हदीद फैन दैट टाइम। सो वो कहता था कि ज़हा हदीद तो एक वर्चुअल आर्किटेक्ट है, उसने तो अभी तक कोई बिल्डिंग बनाई ही नहीं, सारी उसकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग्स ही है। बट आपको बहुत ही यूनिवर्सल तरीके से सोचनी होगी। जो पुराने जमाने में बिल्डिंग्स भी बनी, वो एक दिन में तो नहीं बन गई ना, 10 साल लिए, 20 साल लिए, कितने सारे, कितनों ने तो 100 साल भी लिए, ठीक है, तब जाके वो बना। ठीक है, आप ये कह दोगे अब टेक्निकल एडवांसमेंट आ गई है तो फिर इतना लेट क्यों हो रहा है? बात टेक्निकल एडवांसमेंट की नहीं है। जो पेंटिंग मोनालिसा बनी 16 साल में, वो उसमें ऐसा तो नहीं था कि पेंट ज्यादा एडवांस यूज करते गए, नहीं, वो मैथमेटिक्स डेवलप होता है, उस टाइम में मैथमेटिक्स डेवलप होता है। ऐसा थोड़ी करते हैं जो अच्छे आर्किटेक्ट्स होते हैं कि बगल की बिल्डिंग जैसी बनी है वैसी हम बना देते हैं वही टेक्नोलॉजी यूज करके, नहीं, एक नया तरीके का इनोवेशन करते हैं। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको भी एडवांस करना पड़ता है, उसमें भी इनोवेशन करना पड़ता है ताकि वो बिल्डिंग बन जाए। समझ रहे हो? तो फैक्ट इज, जब लोग एंशियंट आर्किटेक्चर की तारीफ करते हैं तो वो करंट आर्किटेक्चर को शेम करते हैं, और वो एंशियंट आर्किटेक्चर की मैथमेटिकली तारीफ नहीं करते, वो पॉलिटिकल रीजन देते हैं। एज एन आर्किटेक्ट अगर आप आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो तो आप मैथमेटिकली बात करो, पॉलिटिकली मत बात करो, ठीक है। पॉलिटिकल इज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रीम। So mathematical invention, conceptualizing takes time regardless of technological advancement. It is not virtual, it's experiment in progress. Okay, अगर बुर्ज खलीफा भी बना है तो थोड़ी है कि आज डिसाइड किया बुर्ज खलीफा बना, सारा एडवांसमेंट है, अरब के पास तो इतने पैसे हैं तो विद इन 2 मंथ बुर्ज खलीफा तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी फाउंडेशन पे ही तो स्टडी करने में इतनी टाइम लग गई है कि इसके फाउंडेशन में, बुर्ज खलीफा का जो फाउंडेशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है ऑल टाइम, क्योंकि जैसा उसका बेस है जो सैंडी एरिया में है, वो वहां स्टेबल रहने के लिए उसकी फाउंडेशन में कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ऐसा थोड़ी होता है जनरल बिल्डिंग में, जनरली जब हम आर्किटेक्चर बनाते हैं तो फाउंडेशन में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी पास करते रहते हैं। सो हर एरा की आर्किटेक्चर की एक खास बात है। पहले के आर्किटेक्चर में आपके पास बहुत लैंड था, ठीक है, तो आप ऐसे फैला के आर्किटेक्चर बना सकते थे। अब लैंड की कमी है, डेंसिटी भी ज्यादा है, और बिल्डिंग पे ह्यूमंस का लोड भी ज्यादा है।
ठीक है। तो आप जब बात करें आर्किटेक्चर की, प्लीज आप एज एन आर्किटेक्ट मैथमेटिकली बात करें। हवा में बस पॉलिटिकल रीजन देके कि पहले जमाने में तो ऐसे आर्किटेक्चर बन जाता था, ये होता था, वो होता था, ऐसे बात मत करें, क्योंकि आज के जमाने भी हो रही हैं चीजें। बस आपको थोड़ा और अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है आज के आर्किटेक्चर में। अब मैथमेटिकली ही बात कर लेते हैं और फिजिक्स के सेंस में भी बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रणाला। ये पर्टिकुलरली मकर प्रणाला है। ओके, ये जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम था एंशंट टाइम में, टेम्पल्स में स्पेशली, वो इसके थ्रू था। ये आपको दिख रहा है इतना बड़ा है, बट ये बहुत बड़ा होता है। ये कम से कम 3 फीट का होता है। ये बिल्डिंग के अंदर और गहराई में गया हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर जो रेन वाटर आते थे, इसके थ्रू ये बाहर निकलते थे। ओके, मतलब ये वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से आज तक पुराने जो एंशियंट आर्किटेक्चर्स हैं वो अभी तक इतने दिन तक सरवाइव कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा हार्म करता है स्ट्रक्चर को ना, तो ये स्ट्रक्चर में वाटर नहीं रुकने देता था, तो structures अभी तक बचे हुए हैं। This is Pranala. It is the water drainage system of ancient temples. Through this architectural element, we can trace the influence of Hindu architecture in many parts of the world and numerous structure all over the world. अब ये जो प्रणाला है ये आपको ना दुनिया की बहुत अलग अलग पार्ट में भी देखने मिलेगा। आपको चाइना तक में देखने मिल जाएगा। मतलब इससे प्रूफ होता है कि हमने जितना सोच रखा है कि इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो एक लिमिट तक फैला था, नहीं, ये बहुत दूर तक गया था। इनफैक्ट आज के करंट स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर है, उसमें भी आप प्रणाला अलग अलग तरीके से यूज करता हुआ देखेंगे। गोस्ट प्रणाला आप देखेंगे, नोटर डैम चर्च में आप देखेंगे। ओके, so this is Pranala at the Vrindeshwara temple in Thanjavur. This is the Pranala. आप देख रहे हैं यहाँ पानी गिरता है, ठीक है, फिर यहाँ से पानी फिर यहाँ से गिरता है। सो आप डबल प्रणाला सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, दिस इज अनदर प्रणाला। ओके, ये इंडोनेशिया में है। ये कम से कम 1200 साल पुराना है, कम से कम, क्योंकि उस समय आई थिंक तो ये 9th सेंचुरी में बना था। So architecture is experimenting geometrically with whichever subject you have learned in life. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आप हिस्ट्री अप्लाई करो आर्किटेक्चर में, उस एरिया में आर्किटेक्चर को आप बढ़ाओ। मैथमेटिक्स पढ़ी है उसको बढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ी है उसको बढ़ाओ। तो आर्किटेक्चर एक्चुअली है क्या? ये जो बीच का आमिर खान दिख रहा है ना, ये आर्किटेक्ट है, और ये रियल लाइफ में भी आर्किटेक्ट है। तो इट्स लाइक एप्लीकेशन। ठीक है, सिर्फ आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप पॉलिटिकली समझ पाओगे। ठीक है, आप पॉलिटिकली समझो, लेकिन वो आर्किटेक्ट का काम नहीं है। आर्किटेक्ट को पॉलिटिकल चीजें समझनी चाहिए, बट उसको मेन फोकस उसका इन्वेंशन पे है। तो आपने जो पढ़ी है उसको आपको एप्लीकेशन में चेंज करना है। आपको हर चीज को मैथमेटिकली देखना है। ये है मेंडल ब्रॉट। इन्होंने ही फ्रैक्टल ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करा है हमें। ओके, सो my life seemed to be a series of events and accidents, yet when I look back, I see a pattern. फ्रैक्टल ज्योमेट्री है कि आप कहीं से भी कोई भी पार्ट उठा लो फ्रैक्टल ज्योमेट्री का, आपको वो सेम चीज दिखेगी। ये जो आपको बड़ी सी इमेज दिख रही है, यही इमेज आपको यहाँ दिखेगी, इसके पार्ट में दिखेगी, फिर इसके पार्ट में दिखेगी। ओके, दिस इज फ्रैक्टल ज्योमेट्री। सो Mandelbrot was a Polish-born French-American mathematician and polymath with broad interest in the practical sciences, especially regarding what he labeled as the art of roughness of physical phenomena and the uncontrolled element in life. Pioneer mathematician Benoit B. Mandelbrot, known as the creator of fractal geometry, is one of the few living mathematicians whose originality has given birth to entire disciplines. Okay. So I hope you understand fractal geometry. और ये सच है, my life seemed to be a series of events, accidents. जैसे अभी मैंने एक लड़के की बात बताई कॉलेज में, how he used to shame Jahadid, and चूंकि मैं कर्वी लीनियर स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा थी, मैं वैसे ही डिजाइन करती थी, तो मुझे भी शेम किया जाता था। सो एक्चुअली व्हेन आई लुक बैक, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उस समय मैंने लोगों को जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उस लेवल पे थे ही नहीं। आपको जवाब सुनने के लिए भी खुद को इतना एजुकेट करना पड़ता है। वो मुझसे
हिस्ट्री के जो स्ट्रक्चर्स के बारे में पॉलिटिकली बात कर रहा था, रिलीजियसली बात कर रहा था, ठीक है, बट एज एन आर्किटेक्ट मुझे उसको मैथमेटिकली जवाब देना था, पर वो खुद मैथमेटिक्स पढ़ा रहे तब तो वो मेरी लैंग्वेज समझे। ठीक है, तो आपको सामने वाले की लैंग्वेज समझने के लिए पहले खुद को भी एजुकेट करना पड़ता है। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 1 दोनों ऐसे सेक्शन है जो आपका मेनली फिजिक्स और मैथ्स का पोर्शन इसमें काफी ज्यादा है। कमिंग टू फिजिक्स आफ्टर मैथ्स, सो फिजिक्स क्या करता है आर्किटेक्चर में? फिजिक्स का मेन काम है फोर्सेस से डील करना। जितना भी फोर्सेस से रिलेटेड चीज है, सेस्मिक फोर्स, बीट अर्थक्वेक, विंड फोर्स, डेड लोड का फोर्स, लाइव लोड का फोर्स, सब कुछ फिजिक्स के अंदर ही आता है, एनी काइंड ऑफ फोर्सेस। ओके, so, physics plays a vital role in architectural engineering. It is used to understand the forces that act on buildings and structures and to design them to withstand these forces. Physics is also used to design buildings that are energy efficient and that use natural resources wisely. इसमें आर्किटेक्ट का मेन काम क्या है फिजिक्स में? एनर्जी एफिशिएंट बनाना बिल्डिंग को, ये आर्किटेक्ट का काम है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करना ये भी आर्किटेक्ट का काम है। act on building structures, the forces that act on building structures, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है। ओके, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम है, ये आर्किटेक्ट का काम है। एक और चीज जो स्पेसिफिकली आर्किटेक्ट का ही काम है रिलेटेड टू फिजिक्स इन आर्किटेक्चर इज थर्मोडायनेमिक्स। ओके, thermodynamics is the study of the relations between heat, work, temperature, and energy. The laws of thermodynamics describe how the energy in a system changes and whether the system can perform useful work on its surroundings. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का पार्ट है, पर इसका मेजर पार्ट हम कवर करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, क्योंकि जो आर्किटेक्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स क्लाइमेटोलॉजी के थ्रू फिजिक्स स्ट्रक्चर पे अप्लाई करता है। ठीक है, ये आर्च का स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम है। इसको अब्यूटमेंट कहते हैं एक को, जो साइड में आपके स्टोन्स लगे रहते हैं, साइड में जो फोर्सेस, ये एरो जो है वो फोर्सेस हैं। ओके, ये फोर्सेस के साइन है। वॉइजर कहते हैं इसको, ये जो स्टोन्स हैं इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक आउटर डायरेक्शन में काम कर रहा है। किसी भी चीज को आप दबाएंगे, एक सीरीज ऑफ चीज को, तो वो बीच से फोर्स लगाता है उससे उखड़ जाने के लिए। ठीक है, वो है फुटर्स आपके सी हो गए, ये लास्ट वाले स्टोन आपके फुटर्स हो गए, और की स्टोन ये बीच वाला डी स्टोन हो गया। डी स्टोन पे लोड इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, और सी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये कंप्रेसिव फोर्स पे मेनली आर्चेस बने हुए हैं। आर्चेस को कॉलम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर को कैरी करने के लिए। रोमन आर्किटेक्ट्स क्यों फेमस थे? रोमन आर्किटेक्चर क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ इट्स आर्चेस। पूरा एक्वाडक्ट आर्चेस पे बना हुआ है, और एक्वाडक्ट की बदौलत कितने सिटीज बसे हुए हैं। आप समझ रहे हो, एक छोटा सा एलिमेंट आर्चेस, आर्च बना, फिर आर्च से एक्वाडक्ट बना, एक्वाडक्ट के थ्रू पूरी सिटीज बन गई, सारी अर्बन प्लानिंग हो गई। ठीक है, सो एरो सजेस्ट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर। In the case of structures such as arches, the compressive forces alone keep the structure upright. So this may be your question कि कौन सा फोर्स आर्चेस में सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है? तो कंप्रेसिव फोर्स होता है। ओके, एंड ये भी आ सकता है कि फुटर कौन सा है, की स्टोन कौन सा है ना। फिजिक्स में क्या क्या चीजें जो एक स्ट्रक्चर पे अप्लाई होती है, एक स्टैटिक्स होता है। ओके, अगर हम टॉल बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, एज एन आर्किटेक्ट, तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप समझो कि कितनी भी मोटी बिल्डिंग हो, ठीक है, ये एक्चुअली में आपको पतली दिख रही है ड्यू टू इट्स हाइट, पर इतनी भी पतली बिल्डिंग नहीं है तो ये विद इसका बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, पर सराउंडिंग से कितना भी विद हो, सराउंडिंग से तो कम ही होगा ना, एनवायरमेंट से तो कम ही होगा। तो बहुत ज्यादा इस पे फोर्सेस एक्ट करते हैं। ठीक है, आप इसको इसका प्रोपोर्शन ऐसे समझ सकते हैं कि जो ताश के पत्तों का एक पत्ता होता है ना, उसको आप खड़ा करो, ठीक है, वो कभी इधर गिरेगा कभी इधर गिरेगा।
ठीक है, जिधर भी एयर का प्रेशर लगेगा वो गिर जाएगा। सेम इस बिल्डिंग की हालत है एनवायरनमेंट में, ठीक है। So statics, the study of the distribution of forces and moments in the structure to determine its stability। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टेबल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को। वो ताश वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, इधर गिरेगा ये इधर गिरेगा, वो क्या है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, तो इसका स्टैटिक्स समझने की जरूरत है। डायनामिक्स, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस इंक्लूडिंग एक्सिलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। एक तो आपको इसमें विंड फोर्स पता चल रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पता चल रहा होगा, और आसपास की जो ट्रैफिक है उसके थ्रू वाइब्रेशन भी क्रिएट होती है, वो फोर्स भी, प्लस अर्थक्वेक फोर्स, सेस्मिक लोड, सेस्मिक फोर्स, ठीक है। अदर एग्जाम्पल फिजिक्स का आप एक बिल्डिंग में समझ सकते हैं, समझ लो आप यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, तो इस लिफ्ट की भी तो वाइब्रेशन है, ओके। लिफ्ट के मेन जो हम कैलकुलेट करते हैं कि इस बिल्डिंग में कौन सा लिफ्ट लगा सकते हैं, वो देख इसी बात पे कैलकुलेट करते हैं कि उसका पर मिनट या पर सेकंड वाइब्रेशन कितना है, कितना यूज हो रहा है। जैसे इस बिल्डिंग में तो लिफ्ट पर मिनट आई थिंक सो हर 10 सेकंड में यूज होती है, तो हर हर मिनट 6 बार तो यूज होती ही होगी, ठीक है। तो आप सोचो इसका वाइब्रेशन कितना ज्यादा होगा, और हर 10 सेकंड में पूरा ऊपर से नीचे बिल्डिंग कवर करना कितना फास्ट होता होगा लिफ्ट, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर की भी वाइब्रेशन होती है, तो लिफ्ट में एक्सीलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स अंडर लोड्स एंड द डिफॉर्मेशन दैट अकर्स। इसमें आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर दोनों मिलके काम करते हैं, पर जो मेन जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है इंटरनल, जो हमें दिखता नहीं है, फैब्रिकेशन आर्किटेक्ट्स करते हैं, ठीक है, पर इंटरनल जो होता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का मेन प्रायोरिटी दी जाती है डिसाइड करने की, ठीक है। तो वो देखते हैं कि हम स्टील का बनाए या सीमेंट का बनाए, या अगर स्टील का बना रहे हैं तो फ्रेम स्ट्रक्चर बनाए, कॉलम और बीम बनाए, या फिर ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाए कि स्टील का ब्लॉक्स बनाए पाइप की तरह और उसके अंदर बिल्डिंग्स को रखे। ये एक टावर में बना भी है, अमेरिका में ये टावर है, सीयर्स टावर, ओके। इसके ऊपर एक रील भी है, अब मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना। थर्मोडायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड एनर्जी इन अ सिस्टम। ये कंप्लीटली आर्किटेक्ट का काम है। थर्मोडायनेमिक्स में स्ट्रक्चर इंजीनियर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये समर है, ये जो येलो लाइंस आपको दिखाई हुई है ये समर के सन की रेज है। समर में सन टॉप पे होता है, ओके, दिस इज द लोकेशन ऑफ द सन इन समर। यहाँ पे आ रही है धूप, यहाँ पे आ रही है, तो स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करा आर्किटेक्ट ने, यहाँ पे ऐसे शेड रखा। तो आप देख रहे हो जो समर की मैक्सिमम धूप है वो यहीं तक पहुंच रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इससे, जो ये गर्म कर रहा है फ्लोर पे को, तो इससे गर्म हवा राइज हो रही है, तो वो ऊपर से बाहर निकल रही है, और लैंड ब्रीज सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट है। और जो बीच में ये जो कोर्टयार्ड बना हुआ है, इससे जो ठंडी हवा प्रोड्यूस हो रही है वो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को। यहाँ पे ठंडी हवा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ लगा है। हम प्लांटेशन क्यों करते हैं, प्लांटेशन करने से एनवायरनमेंट ज्यादा कूल रहता है, टेम्परेचर वहां का फर्क आ जाता है, माइक्रो क्लाइमेट में फर्क आ जाता है उस एरिया के, हेंस यहाँ पे कूल एयर है ड्यू टू प्लांटेशन, और वो ऑक्यूपाई कर रहा है जैसे ही हॉट एयर राइज हो रहा है, ओके। एंड मेन इसमें आपको ये देखना है कि सन कितना कम स्ट्रक्चर के अंदर आ पा रहा है। वही स्ट्रक्चर है, वही प्लेसमेंट है, लेकिन विंटर का जो सन है वो लोअर होता है उसका पोजीशन, ओके। तो वो ज्यादा सन आ पा रहा है, विंटर में हमें ज्यादा जरूरत भी है, ओके। विंटर में हमें सन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, हमें हीट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा हीट हमें मिल रहा है, एग्जैक्टली जो ह्यूमन बॉडी की जरूरत है। गर्मी में कम धूप, विंटर में ज्यादा धूप, वो हमें मिल रहा है सेम आर्किटेक्चर सेम प्लेसमेंट से, ओके। तो इसको हम गर्मी और सर्दी दोनों के अकॉर्डिंग डिजाइन करा है, ठीक है। अगेन इसमें वही लैंड ब्रीज सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट है कि हॉट एयर इज राइजिंग, कूल एयर इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस, ओके। वाटर हार्वेस्टिंग में भी फिजिक्स, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। दिस इज द वाटर हार्वेस्टिंग। ये वाटर का फ्लो ऐसा रखा गया है, एक तो अगर आप मड लगाते हो उससे वाटर प्यूरिफाई होके नीचे आता है, एक तरीके का फिल्टरेशन होता है। दूसरा यहाँ वाटर टैंक में आप देख रहे हो वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है,
ठीक है, और ये टेम्परेचर को कूल भी रख रहा है। अगर आपके सरफेस पे वाटर गिरता रह रहा है तो जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कूल है ड्यू टू प्रेशर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, ये विंड फोर्स जो होता है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम होता है, सन जो होता है वो आर्किटेक्ट का काम होता है। हमेशा छोटा स्ट्रक्चर हो तो स्ट्रक्चर ये विंड फोर्स से आर्किटेक्ट भी डील कर सकता है, पर मेनली जब अर्बन डिजाइनिंग हो या बड़ा स्ट्रक्चर हो या स्काई स्क्रेपर्स हो तो स्ट्रक्चर इंजीनियर ही डील करता है। जैसे विंड फोर्स में आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉजिटिव विंड लोड्स आ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्रॉम वाटर प्रेशर इन द ग्राउंड, जो हम प्लिंथ लेवल भी उठाते हैं, प्लिंथ लेवल के नीचे बेसमेंट भी बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बेसमेंट प्लिंथ फाउंडेशन, जो फाउंडेशन जो होती है उस पे भी तो लोड पड़ता है, इस प्रेशर ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर के पानी का भी तो फोर्स पड़ता है, मिट्टी धक्का देती है स्ट्रक्चर को। ओके, सो इस फोर्स से भी डील करना होता है, विंड फोर्स से भी डील करना होता है। डेड लोड्स क्या क्या होते हैं, जो खुद का स्ट्रक्चर का लोड है वो डेड लोड है, प्लस जैसे स्नोफॉल हुआ वो भी स्ट्रक्चर पे टिका रहता है, वो भी डेड लोड है। ओके, लाइव लोड जो लोग चलते रहते हैं, इंसान होते हैं या सामान होता है, ये सारे लाइव लोड है, वो भी स्ट्रक्चर पे पड़ता है, नेगेटिव विंड लोड पड़ता है। ओके, सो इतने सारे लोड्स है, और इसमें मेन विंड लोड और पानी के प्रेशर का जो लोड है, ये सारा लोड देख के स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसका मटेरियल सेलेक्ट करता है, ये फिजिक्स अप्लाई करता है, फिर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये डिसाइड करता है। ठीक है, आर्किटेक्ट सन से डील करता है, जैसे आर्किटेक्ट ने इस स्ट्रक्चर का फॉर्म, जैसे स्ट्रक्चर का जो ज्योमेट्री होता है ना, जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया, ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है ये आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया, किस बेसिस पे, सन के बेसिस पे। ठीक है, विंड के भी बेसिस पे किया, पर विंड फोर्स के बेसिस पे नहीं करता, वेंटिलेशन के बेसिस पे करता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि आर्किटेक्ट विंड से कैसे डील करता है। ओके, ये सन आप देख रहे हो पूरी तरह अंदर नहीं जा रहा है, क्यों, ये समर का सन है और अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर को डिजाइन करा गया है कि अंदर कूल एनवायरनमेंट मेंटेन्ड हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ट्री भी लगाया गया है फॉर अ बफर, तो एयर जब ट्री से पास होके आता है ना तो वो कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि ना क्या होता है, मान लो आप एयर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये बड़े एरिया से आ रहा है तो पास होते हुए आ रहा है, जब ये ट्री के थ्रू गुजर रहा है तो क्या हो रहा है, जा रहा है, जाली सिस्टम क्रिएट हो जा रहा है। समझ रहे हो, जैसे ये मैथमेटिक्स वाला मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे जो जाली आप देख रहे हो ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ट्री वाला सिस्टम ही है, इसको आप ट्री मान लो। ठीक है, बहुत ज्यादा एयर बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, खुली हवा में एयर बहुत, उसको वाइड स्पेस मिला हुआ है, तो एयर का वेलोसिटी स्लो है। अब जब एयर इससे पास करेगा तो उसको छोटी जगह मिली, जगह जब छोटी हो गई तो एयर का वेलोसिटी तेज हो गया, जब एयर का वेलोसिटी तेज हो गया तो वो कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप जाली वाले स्ट्रक्चर में देखोगे कि आपको वहां पे ठंडक महसूस होगी। ठीक है, और ये विंड फोर्स का ये काम नहीं है, ये वेंटिलेशन इसको बोलते हैं, इसको आर्किटेक्ट डील करते हैं इससे। ठीक है, ये मेनली सन, ये सन के अंडर आता है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही जब एयर खुले में जब घूम रहा था तो इसको बहुत ज्यादा एरिया मिला हुआ था, जब ट्री से पास हुआ इसका चलने का, पास होने का जो एरिया है वो नैरो डाउन हो गया, नैरो डाउन हो गया तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो विंड ठंडा होके हम तक पहुंचा। ठीक है, बहुत इजी है, आप ऐसे करो, आपको गर्म हवा मिलेगी अपने मुंह से, मुंह को पाउट करो फिर ब्लो करो, आपको ठंडी हवा मिलेगी। एग्जैक्टली यही टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट्स अप्लाई करते हैं एंशियंट टाइम से, जयपुर का हवा महल हो, अहमदाबाद का फेमस जाली हो, ठीक है, जहां पे भी आपको जाली मिल रही है यही टेक्नोलॉजी अप्लाइड है। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट बना देती है ना ये बिल्डिंग को, आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ रही है बिल्डिंग को कूल डाउन करने के लिए। यही सेम आर्किटेक्चर अगेन, अब विंटर आ गया, हमें धूप की ज्यादा जरूरत पड़ती है,
सन का जो लोकेशन होता है वो डाउन हो जाता है विंटर में। अब देखो इसी आर्किटेक्चर में आराम से बहुत ज्यादा विंड जा रही है, अंदर वार्मथ मेंटेन्ड है। सो दिस इज आर्किटेक्चर। मतलब यूं ही ये फॉर्म नहीं बना दिया गया, यूं ही यहाँ पे विंडो नहीं दे दी गई है। ओके, यूं ही ऐसे एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर जो आपको लग रहा है यूं ही नहीं है। आप देखो इसका कितना ज्यादा फायदा है। अगर यही मैं अगर इसको ऐसे 90 डिग्री ऐसे बना देती तो ठंड में भी अंदर अच्छे से हीट नहीं हो पा रहा है, और गर्मी में तो और पूरा एरिया ही हीट अप हो जा रहा है। समझ रहे हो तो कितना दिक्कत होता। सो जो ज्योमेट्री है वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। So now you understand how architects deal with sun, and mainly ये structure engineer deal with forces, wind especially. Now अभी जो मैंने कहा कि आर्किटेक्ट विंड से कैसे डील करते हैं वो देखते हैं। विंड स्टिमुलेशन इन अर्बन प्लानिंग, आप देख रहे होगे ये इतना विंड फोर्स है। अब सोचो कोई भी, अब यहाँ पे भी जाली वर्क आप अप्लाई करते हुए देखो, देखो इस एरिया में विंड को बहुत ज्यादा जगह मिली हुई है, ठीक है। विंड सिटी के अंदर घुसता है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग्स के बीच से जब विंड गुजर रहा है तो उसका नैरो डाउन हो गया पाथ, वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। लेकिन इस वेलोसिटी इंक्रीज का एक डिफेक्ट भी है ना, कूल डाउन कर रहा है, फायदा है लेकिन एक डिफेक्ट है। डिफेक्ट ये है कि जो वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो अगर हम मैंने इसके सामने कोई बिल्डिंग बनाई है तो वो ज्यादा जोर से बिल्डिंग को धक्का देगा, ठीक है। तो यहाँ पे विंड फोर्स इंक्रीज हो गया, तो अगेन आपको आर्किटेक्चर मटेरियल में चेंजेस लाना पड़ेगा, आर्किटेक्चर ज्योमेट्री में चेंजेस लानी पड़ेगी टू टैकल दिस विंड फोर्स एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी। दीज ऑल थिंग्स कम अंडर फिजिक्स इन आर्किटेक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर इंजीनियर्स वर्क ऑन द विंड फोर्स, तो इस विंड फोर्स पे स्ट्रक्चर इंजीनियर वर्क करते हैं। तो आर्किटेक्ट क्या करते हैं? आर्किटेक्ट वेंटिलेशन पे वर्क करते हैं। ओके, कैसे इफेक्ट करते हैं एक बड़े एरिया को। आप ये देखिए, आपने ये देखा कि वही अर्बन एरिया में स्ट्रक्चर इंजीनियर कैसे वर्क कर रहा है, उसी अर्बन एरिया में आर्किटेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे विंड आ रहा है, ठीक है, और ये पास होते जा रहा है यहाँ पे। अब आप समझो यहाँ पे ना कोई लिविंग बिंग नहीं है इस एरिया में, तो क्यों ये पास होता जा रहा है? आप क्या कर रहे हो? आप अभी सांस ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप एयर से खेल रहे हो ना, सर्कुलेशन हो रहा है ना एयर का, पास होते जा रहे हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, फिर ऑक्सीजन आ रहा है उसको इनहेल कर रहे हो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, ऑक्सीजन आ रहा है उसको इनहेल कर रहे हो। इन्वायरमेंट में जो एयर है उसका आप सर्कुलेशन मेंटेन कर रहे हो, उसको आप सर्कुलेट कर रहे हो जस्ट बाय मेयर एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। ये जो लिविंग बीइंग का एक्ट है वो हर जगह अप्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे देखो, नीचे वाले ये में आर्किटेक्ट ने कोई मशीन नहीं यहाँ पे फिट करी जो एयर को सर्कुलेट करे। उसने क्या करा? प्लांटेशन करा, ठीक है। उसने क्या करा? बालकनीज बनाया। यहाँ पे आप देखो बंद बिल्डिंग है, उसने क्या करा? यहाँ हैंगिंग बालकनीज बनाई, ठीक है। तो अब कितने सारे लोग हो गए जो ब्रीथ करते हैं, कितने सारे लिविंग बींग हो गए, ठीक है। तो क्या हो रहा है? प्लांट हमें कार्बन ऑक्सीजन दे रहा है, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ठीक है। एक तो एयर भी फिल्टर होने लगा यहाँ पे, समझ रहे हो आप? अब क्या हुआ? एयर जो ऐसे ही पास हो जा रहा था, अब उसको अट्रैक्ट किया लिविंग बींग ने, उसका सर्कुलेशन किया, फिर उसको पास किया, ठीक है। कूल डाउन भी एयर हो रहा है, क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू लाइक कि अगर हम एनवायरनमेंट में पेड़ लगाते हैं तो एयर कूल डाउन होता है, कूल डाउन भी हो रहा है, इसका सर्कुलेशन भी हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, फिल्टर भी हो रहा है, ठीक है। बाल्कनीज ओवर हैंग्स ट्रीज टू कैप्चर द विंड। ओके, सो अब विंड यहाँ पे कैप्चर हो रहा है और उसका काम हो रहा है, यूं ही जस्ट ऐसे पास नहीं कर जा रहा है, एंड ये पूरा एरिया डेड नहीं है। लाइफ कैसी है? ये जो नीचे वाली पिक्चर है दैट इज लाइफ, ये जो ऊपर वाली पिक्चर है वो लाइफ नहीं है। द पिक्चर क्रेडिट गोज टू सेवन स्केचेस, बहुत अच्छी बुक है उनकी, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स है उसमें। सो आई होप टू आर्किटेक्ट, लाइक मैंने कहा था आपके सेंसेस पे काम करता है। विंड फोर्स जो होता है बिल्डिंग के सेंस पे स्ट्रक्चर इंजीनियर ने काम किया, ह्यूमन के सेंस पे आर्किटेक्ट ने काम किया। यहाँ आपके स्किन सेंसेस को आराम मिला, आपके लंग्स को आराम मिला, ओके, नोज को आराम मिला। सो दिस इज आर्किटेक्ट्स वर्क, वेंटिलेशन, विंड फोर्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर। नाउ कमिंग टू आवर हीरो, ओके, सो ही इज सोनम वांगचुक।
इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है तो फिजिक्स की नॉलेज है। मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर्स को, जिसने पढ़ाई की है, उसको अच्छी खासी फिजिक्स की नॉलेज होती है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने करा डीएसए, अर्धन आर्किटेक्चर करा डीएसए से। ये फ्रांस की मिनिस्ट्री इसको ये करती है, मतलब इसका सर्टिफिकेट देती है। ठीक है। तो इन्होंने अर्धन आर्किटेक्चर करा। इन्होंने इनको आप आर्किटेक्ट कह सकते हो, इन्वेंटर कह सकते हो, इंजीनियर कह सकते हो, एजुकेटर कह सकते हो, रिफॉर्मर कह सकते हो, अ गुड काइंड ह्यूमन बीइंग कह सकते हो। ओके। सो ये है आइस्तुपा, ये मैनमेड है। आइस्तुपा ऑफ लद्दाख सॉल्विंग द वाटर क्राइसिस इन द हाई डेजर्ट ऑफ हिमालय। लाइक आई टोल्ड यू, आर्किटेक्चर इज अ कैरेक्टर। ओके। इट्स नॉट कि आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की तभी आप आर्किटेक्ट बने। सो व्हाट ही डिड एन इन्वेंशन, ही क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर। ठीक है। दैट इज सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, ही इन्वेंटेड दिस स्ट्रक्चर। ओके। I realized that ice can last a long time even at low altitudes. ये लो एल्टीट्यूड पे है, मतलब जो ऊपर वाला माउंटेन है और नीचे वाला माउंटेन, तो नीचे वाला माउंटेन लो एल्टीट्यूड हो गया, तो ये लो एल्टीट्यूड पे बना हुआ है। An indigenous idea to build artificial glaciers at lower altitudes using pipes, gravity, night temperatures, cloud transform an arid landscape into an oasis. इस एरिया में एक्चुअली लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है, इसके लिए आपको जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, मतलब फिजिक्स का कोई भी चीज आर्किटेक्ट अगर अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें क्लाइमेटोलॉजी इंक्लूडेड है, क्योंकि क्लाइमेट ही तो है जो फिजिक्स है, समझो। ठीक है। और ज्योग्राफी इंक्लूडेड है। पर हम ये देख रहे हैं अभी कि ये जो मैनमेड आइस स्तूपा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसमें पानी के फव्वारे चलते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स की नॉलेज है। तो ये आर्किटेक्चर बिल्कुल ही फिजिक्स डिपेंडेंट है। ओके। कैसे बना है मैं आपको बताती हूँ। ये हाई एल्टीट्यूड पे माउंटेन है। ठीक है। इस पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदी बनी, नदी बह रही है। ठीक है। ये लो एल्टीट्यूड पे माउंटेन्स है जो ड्राई है, बिल्कुल ड्राई। स्नो भी यहाँ पे ड्राई है। ड्राई स्नो, ड्राई क्लाइमेट क्या है। अब श्रीनगर जाओगे, अब बर्फ लोगे अपनी मुट्ठी में, तो ना बर्फ का गोला बन जाएगा, मतलब वो बर्फ आपस में चिपक जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेह लद्दाख में आप आइस लो हाथ में, वो बर्फ का गोला नहीं बनेगा, वो रेत की तरह, सैंड की तरह लूज रहेगी। जैसे आप सूखा सैंड और गीला सैंड, मतलब वाइट बालू जब आप लेते हो तो एक गोला बन जाता है, ब्राउन बालू लेते हो तो गोला नहीं बनता है, पिघल जाता है। तो आप समझो ये ब्राउन बालू है, और श्रीनगर में बाकी जगह जो आइस होती है वो व्हाइट वाली बालू है, उसमें नमी होती है, इसमें बहुत ड्राइनेस है, ये ड्राई एरिया है। ठीक है। तो यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। सो क्या करते हैं, ये जो हाई एल्टीट्यूड से जो नदी बनी ग्लेशियर से, उससे इन्होंने पाइप कनेक्ट करा, पाइप कनेक्ट करा और एक ट्राइपॉड लगाया। ठीक है। इस ट्राइपॉड में पाइप कनेक्ट कर दिया। अब क्या होता है, ड्यू टू में पानी का क्या नेचर है, पानी का नेचर है हाई प्रेशर लो प्रेशर मेंटेन करना, इक्वल करना। तो पानी यहाँ पे इक्वल करने की कोशिश में जो फोर्स से आता है, तो यहाँ पे बिना इलेक्ट्रिसिटी फवारा चलता है, ये फवारा बिना इलेक्ट्रिसिटी चलता है लो एल्टीट्यूड पे। ठीक है। और वही फव्वारा ये गिरने लगता है ऐसे। आप देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मेशन होता जा रहा है एक कोनिकल स्ट्रक्चर का, ये जिस तरीके से ये गिर रहा है, ये कॉनिकल स्ट्रक्चर क्यों, कैसे फॉर्म हो रहा है, ऐसा ऐसा उन्होंने थोड़ी डिसाइड कर लिया कि कॉनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया होना है तो हम बस पानी लगा देंगे खुद ही, मतलब और कोनिकल हम अपने हाथ से बना देंगे। नो, इन्होंने एक ट्राइपॉड लगाया, वाटर का फ्लो इस वे में किया कि वाटर गिरे ही कोनिकल वे में। अब वाटर कोनिकल वे में आप अपने एरिया में गिराओगे, या फिर ड्राई क्लाइमेट नहीं है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो वो तो फ्लो कर जाएगा। पर यहाँ पे क्यों नहीं फ्लो करा, क्यों कॉनिकल बन गया, क्योंकि वहां पे -20 डिग्री, -20 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस है। तो आप समझो कि जो पानी निकलता है ना, वो हवा में ही बर्फ बनने लगता है।
तो जब तक जमीन पे आता है वो बर्फ बन चुका होता है। तो यहाँ पे ये फ्लो होके बहता नहीं है, यहाँ पे ये जमा होके बैठा रहता है। समझ रहे हो? तो ऐसे करते करते ये आपका कोनिकल और ट्रायंगुलर वे में बनने लगता है स्तूपा। सो आप ये देख रहे हो, ये इरेगुलर सा स्तूपा ये क्रिएट होने लगता है कोनिकल स्तूपा। ठीक है। अब बा ये आप इसका पिक्चर देख सकते हो, कोनिकल स्तूपा। इन लोगों ने क्या करा कि बीच में जगह रखी है कि अंदर कोई ट्राइपॉड में दिक्कत आ जाए या कुछ आ जाए तो आप यहाँ से ये अंदर जा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और क्या यहाँ दिक्कत आती है कि ठंड इतनी है कि ट्राइपॉड में जब आप सोचो ना, इतनी ठंड है कि जब ये ट्राइपॉड से पानी निकल रहा है तभी ये बर्फ बन जा रहा है। तो कभी कभी ये ट्राइपॉड के एरिया पे ये जो उसका नीजल है वहां पे भी तो वो जम जाता होगा, बर्फ बन जाता होगा। इनकी मेहनत देखो, एक आदमी वहां पे हमेशा रहता है टेंट लगा के। अब तो रात के टाइम भी रहता है, पहले तो सिर्फ दिन के टाइम रहता था कि कोई दिक्कत आई ऐसी तो स्तूपा पे वो मैनुअली क्लाइंब करता है और ये स्नो साफ करता है ताकि पानी बहता रहे। सो मच ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है। और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी का मैंने नाम भी नहीं लिया है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज हो रही है, प्योर फिजिक्स पे ये पूरी चीजें चल रही है। ये अर्दन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है। कि यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्स है उन्हीं उसी से इन्होंने इनोवेशन करा है। और ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है तो ये आपके क्वेश्चंस पे आ सकता है। अब आप समझो कि इसने इन्होंने कोनिकल ही बनाया। क्यों कोनिकल ही बनाया? क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, आइस्तूपा पहली बार नहीं आ रहा है। आइस्तूपा ना पहले भी आ चुका था, पहले भी था, इनके एंसेस्टर्स ने बनाया था। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने ज्योमेट्री चेंज करी है। पहले जो बनाया था आइस्तूपा वो फ्लैट सरफेस बनाया था। अब फ्लैट सरफेस बनाने से क्या हुआ, जब सन आई तो उसको मैक्सिमम सरफेस एरिया मिला। ठीक है। तो हीट अप करने का तो वो पिघलने लगी। ठीक है। तो जो जरूरत पड़ती थी जब पानी की, उसके पहले ही पूरा पानी पिघल के फ्लो कर जाता था। तो इन्होंने ज्योमेट्री चेंज की, इन्होंने कोनिकल बनाया। ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योमेट्री इन आर्किटेक्चर समझ में आ रहा होगा। सेम चीज है, दोनों आइस का ही बना हुआ है, दोनों पानी देने के लिए इन्वेंशन किया गया। पर ज्योमेट्री चेंज करने से कितना बड़ा चेंज आ गया कि कोनिकल और जो स्फेरिकल चीजें होती है ना वो आपको ज्यादा वॉल्यूम देगी और लेस सरफेस एरिया एक्सपोज रहेगा। मतलब इसका जो सन है वो कोन पे जो हीटअप एरिया है वो कम होगा, तो इसमें हीट कम जाएगी तो पानी बहुत स्लोली मेल्ट करेगा। तो जब टाइम आएगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी वाटर की, तो ये अवेलेबल होगा, उस समय तक ये टिक जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चेंज किया गया। दिस चेंज इन ज्योमेट्री वाज अ मेगा चेंज एंड इट वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ये सन है, ठीक है, सन की जो लाइट पड़ रही है कोन पे, तो क्या हो रहा है, मीन यही एरिया मैक्सिमम हीट अप हो रहा है। जैसे जैसे हम राउंड पे आते जा रहे हैं तो हीट का जो इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, उससे कम यहाँ पे है, उससे कम यहाँ पे है। ठीक है। लेकिन वही अगर हम फ्लैट सरफेस एरिया में देखें तो जितना हीट यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है उतना ही यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, उतना ही यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, उतना ही यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। वो कम नहीं होता जा रहा है, यहाँ पे हीट का इफेक्ट कम होता जा रहा है। आप समझ रहे हो कि अब हीट और ज्योमेट्री का क्या रिलेशन है, आर्किटेक्चर में कैसे बिल्डिंग्स बनाई जाती है, स्ट्रक्चर बनाई जाती है, हीट को कंसिडर करके कैसे ज्योमेट्री चूज किया जाता है। सिलेंडर में भी आप सेम चीज देख रहे हो, पर क्या है कि सिलेंडर में ये एरिया फ्लैट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो इक्वल हीट चली जाएगी, तो ये यहां से पिघलने लगेगा। स्फेयर में भी कोन की तरह इतनी जगह आपको हीट जा रही है, फिर जितनी जगह है वो रिड्यूस होती जा रही है। हीट का इफेक्ट एक फोकस पॉइंट हीट का बन जाता है, लेकिन बाकी जगह जो है वो रिड्यूस होती जाती है। तो मिनिमम एरिया मैक्सिमम हीट ले रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम एरिया क्यूब में मैक्सिमम हीट ले रहा है। समझ रहे हो आप? ये शेडिंग में आप समझ सकते हो, जैसे हम आर्ट में बनाते हैं शेडिंग कैसे करते हैं, कि जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट पड़ रही है उसको उजला करते हैं, उसके बाद डार्क करते जाते हैं। ठीक है। सेम चीज आप इसमें देख रहे हो, तो आप ये समझ चुके होगे कि ज्योमेट्री और इसमें क्या है। ये वही है, पहले इनका कोड पढ़ लेते हैं। डोंट ऑलवेज फॉलो द फुट स्टेप्स, टेक टाइम टू स्टडी देम। इसका मतलब क्या है कि डोंट गो बिहाइंड द फैक्ट्स।
ओके, एक्सपीरियंस पे जाओ और एक्सपेरिमेंट्स पे जाओ। ये वही हैं जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है। ही इज दिस आमिर खान। पर लद्दाख में क्या हो गया, 3 इडियट्स मूवी बनी तो ना, पहले लद्दाख में जो टूरिज्म था, फॉरेन टूरिस्ट आते थे, एडवेंचर के लिए बस आते थे। पर जैसे ही ये मूवी आई ना 3 इडियट, तो एक सैलाब आ गया टूरिज्म का, और डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा तो वहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब लद्दाख का क्लाइमेट बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और लद्दाख में बहुत ज्यादा गंदगी बढ़ गई है। टूरिज्म एक बहुत ही सही वे में कैरी करना चाहिए। इसकी वजह से लद्दाख आज प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट बचाने के लिए। और ये बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, ना कोई झगड़ा, ना कोई नारेबाजी वगैरह वैसा। बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। वी शुड वंस लुक एट देयर डिमांड्स, ठीक है। वो बस एनवायरनमेंट बचाना चाह रहे हैं। सो और जो अब टूरिस्ट जा रहे हैं लद्दाख में, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम, प्लीज आप पोल्यूशन कम करें। और सो लद्दाख, नो वायलेंस, नो चैंट, एक्सेप्ट जय हिंद एंड भारत माता की जय, वो यही कह रहे हैं। वो कोई हेट वाली नारेबाजी भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ये उनकी नारेबाजी है, जय हिंद, भारत माता की जय, प्योर पैट्रनिज्म एंड पोलाइटनेस। दीज आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पीसफुल पीपल ऑफ लद्दाख। जो लद्दाख में चल रहा है, जिस चीज की डिमांड हो रही है, इट्स नॉट पॉलिटिकल, इट्स फॉर एनवायरमेंट। अब पॉलिटिकल वे से एज एन आर्किटेक्ट मैं आपको सोचने भी नहीं बोल रही, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन पूरी तरह ट्राइबल नहीं है, मोस्टली बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह कटे हुए हैं दुनिया से। लेकिन जो एनवायरनमेंट के लिए डिमांड हो रही है वो गलत तो नहीं है ना। और एनवायरनमेंट अगर लद्दाख का सही होगा तो पूरे नेशन का सही होगा। क्योंकि अगर शिमला में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो उसकी ठंडी हवाएं दिल्ली तक आती है। आसपास फार्मर्स क्रॉप जलाते हैं तो उसका पोल्यूशन दिल्ली में भी आता है। तो बॉर्डर्स एनवायरनमेंट को नहीं रोक पा रही है। और आर्किटेक्ट्स का बहुत ज्यादा रोल है इन्वायरमेंट बचाने में, क्योंकि आप देख रहे हो अभी ये जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, वो भी तो आर्किटेक्चर का ही पार्ट है ना, ठीक है, अर्धन आर्किटेक्चर का पार्ट है। और आप देख रहे हो कि किस तरह आर्किटेक्चरली लोग सोच के इन्वेंट कर रहे हैं। सो दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आर्किटेक्ट्स। Famously known as the real-time Phunksuk Wangru from Three Idiots, is the man behind countless inventions and initiatives. He has evolved into an engineer, an innovator, and education reformist. Mr. Wangchuk did his bachelor's in technology from NIT Srinagar and went on to study architecture in Grenoble, France. He has dedicated his life to resolve the improvement of the education system and sustainable development. His innovations include the SCCMOL campus, the iStupa project, and many more such projects. He is a very kind, generous man. He is really a education reformer. और अगर ऐसा इंसान कुछ कह रहा है तो वी शुड लिसन टू हिम once. Let's save our environment. Thank you.